खाता भाई खोल दिए। एन कॉलेज के प्रोफेसर थे। तो हाँ, और आप लोग आप लोग को जो बेस्ट से बेस्ट मटेरियल हो सकता है, बेस्ट से बेस्ट लोग हो सकते। अभी इनका दूरदर्शन में प्रोग्राम है, जो डी नेशनल वाला चैनल जो आता है ना, उस पे प्रोग्राम होता है ना। ये साहित्यकार हैं, लिटरेचर में इनकी बड़ी पकड़ है, साहित्य से रिलेटेड है। चलिए, क्या पढ़ रहे थे कल? मैं सुन रहा था, आप लोग बोल रहे थे महेश वर्णवाल का किताब पढ़ रहे हैं। किसने बोला? अरे हम तो पहले से ही आपको बोलते रहे कि ये सब किताब नहीं है, गाइड है, नोट्स है। ये राजीव अहिर की जो स्पेक्ट्रम है, ये किताब नहीं है। मतलब हम लोग बुक्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बुक्स माने जो टेक्स्ट बुक होता है, जिसको कि भारत सरकार के द्वारा उसको मान्यता दिया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसको कि हम कोर्ट में अपना एज ए सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अभी मान लो कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें कुछ क्वेश्चन गलत है, तो आप लूसेंट और राजीव अहिर से उसको जाके उसको भेजोगे? नहीं। वहाँ रेफरेंस में क्या दिया जाता है कि कोई प्रमाणिक किताबें होनी चाहिए, जिसको कि लोग रिकमेंड करता है। अब रिकमेंड तो महेश वर्णवाल को भी कर देता है। रिकमेंड मतलब कि पूरी दुनिया उसको मानता है। इसलिए जो ऑथेंटिक किताब है, तो ऑथेंटिक किताब क्या मिलेगा? नर्सरी वाला आपका एनसीईआरटी मिलेगा। नर्सरी का मतलब कि स्टार्टिंग, नर्सरी वही होता है स्टार्ट जहाँ से करते हो। तो एनसीईआरटी आपका नर्सरी का क्लास है। और जैसे कि अभी लक्ष्मीकांत को इसलिए आप लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि आप लोगों ने 2-3 संविधानविद का नाम सुना होगा मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में। एक सुभाष कश्यप का नाम सुना होगा, एक डीडी वसु का नाम सुना होगा। ये लोग बहुत बड़े संविधानविद हैं, लेकिन इनकी किताब बहुत पतली मिलेगी, संविधान की इतनी पतली, ओरिएंट पब्लिकेशन का आता है। और इन किताबों को यदि आप पढ़ोगे ना, इंग्लिश हो या हिंदी वाले, दोनों में से कोई नहीं समझ पाओगे। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तो जेनिंग्स के द्वारा कहा गया है, ये वकीलों का स्वर्ग है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हेवन ऑफ एडवोकेट, वकीलों का स्वर्ग है। आम साधारण लोग उस किताब को पढ़ ही नहीं सकता। तो लक्ष्मीकांत ने क्या किया कि अपने गाइड जो, क्योंकि जबकि वो सिविल सेवा का तैयारी कर रहे थे, तो इस सिविल सेवा के तैयारी के दौरान जो उन्होंने नोट्स बनाया, तो उसको पब्लिकेशन, ये क्या, और कौन सा पब्लिकेशन, मैग्रॉ हिल का है ना, मैग्रॉ हिल ही है ना उसका, वहाँ से उन्होंने पब्लिश करवा दिया। जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री पिछली बार पढ़ाया और फिर इस बार पढ़ा रहा हूँ, फिर और पढ़ाऊँगा, तो तीनों की इतनी मोटी हो जाएगी नोट्स। उसी को ओरिएंट पब्लिकेशन में दे देंगे तो उदयकांत नाम से एक अलग पब्लिकेशन आ जाएगी। तो वो किताब नहीं है, ये नोट्स है। आप और कभी भी इंटरव्यू में पूछे कि मतलब आप कौन सा किताब आपने पढ़ा है, तो ये लक्ष्मीकांत नहीं बोलना है। इसलिए देखिए, जो सफल होता है ना बच्चा, वो पढ़ता है महेश वर्णवाल, ठीक है, लेकिन झूठ बोलता है कि क्या हमने ये किताब पढ़ा है, देखा भी नहीं होगा। उसका रिकमेंड देखिएगा इंटरव्यू वाला में कि ये किताब पढ़ा, वो झूठ बोलता है। क्या है कि नहीं तो मजाक बनाएगा कि यार ये किताब पढ़ के तुम पास हो गया, समझे, इस तरह से। चालू किया तो हो गया था ना, कि कुछ बचा हुआ था? हो गया था। यहाँ किसका शासन था? हर्ष का था। यहाँ पे किसका शासन था? चालुक्य का। और इन सारे रीजन में किसका शासन होगा?
चलिए, तो नीचे लिखिएगा पल्लवा डायनेस्टी, पल्लव राजवंश या पल्लव शासन। पल्लव शासन, पल्लव डायनेस्टी। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 575 से 897। 575 से 897, 575 to 897 हो गया। तो इस पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? संस्थापक जयसिंह नहीं थे, सिंह विष्णु, सिंह विष्णु। और ये जो सिंह विष्णु थे, ये इनिशियली शुरुआत में सातवाहन डायनेस्टी आपने पढ़ा था ना। सातवाहन डायनेस्टी जब कमजोर हुआ, समाप्त हुआ, तो उसी के अंडर एक फ्यूडल यानी सामंत हुआ करते थे। क्योंकि देखिएगा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्टार्ट कर दिया था सातवाहन लोगों ने, और साउथ में इसी क्षेत्र में उनका शासन था। हालांकि उसका बड़ा एरिया था, लेकिन इस साउथ के क्षेत्र में, एकदम सुदूर जो साउथ वाला क्षेत्र, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे एक छोटा सा फ्यूडल थे सिंह विष्णु। और जैसे सातवाहन समाप्त हुआ, कमजोर हुआ, तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र यानी फ्री घोषित कर दिया, अपने आप को आज़ाद करा लिया और एक नए डायनेस्टी की शुरुआत की। इसका नाम क्या था? हालांकि इसके बारे में एक मत विचार नहीं है, इसके बारे में अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग मानना है इसके ओरिजिन के लिए। लेकिन हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग किसके सामंत थे? सातवाहनों के सामंत थे। किसके फ्यूडल थे? सातवाहनों के फ्यूडल थे। ठीक है, तो नीचे लिखिएगा ओरिजिन, उत्पत्ति, उत्पत्ति। तो डैश देखिए लिखिएगा डिबेटेबल, डिबेटेबल या तो विवादित नहीं, और उसी में से ब्रैकेट बंद करके लिखिएगा इनिशियली दे वेयर फ्यूडल ऑफ सातवाहना, दे वेयर फ्यूडल ऑफ सातवाहना। ये सातवाहन के सामंत थे। अच्छा, इसका कैपिटल क्या था? कांचीपुरम कहें या तो वरम कहें, दोनों में से कुछ भी लिखिए, कांचीवरम या कांचीपुरम। ये तो हुआ स्टार्टिंग का कुछ फैक्ट। अब हम लोग आ जाते हैं इसके रूलर जो हुए, उसमें फर्स्ट कौन है? श्री विष्णु। तो श्री विष्णु को हेडिंग डालेंगे, उसका टाइम पीरियड लिखेंगे और उसका कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य है, अचीवमेंट है, उस चीज़ को लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, सिंह सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। और इसका टाइम पीरियड लिख लीजिएगा 575 से 600, पक्का पक्की 575 से पक्का पक्की 600। हाँ, पक्का पक्की। और इनके सिंह विष्णु में नाम में क्या जुड़ा हुआ है? इसका मतलब हुआ कि ये वैष्णव धर्म को मानने वाले होंगे, इनका रिलीजन वैष्णव होगा। और इन्होंने अपने नाम में
एक टाइटल जोड़ रखा था, नाम था अवनी सिंह। अवनी सिंह। और आप लोगों ने एक सिनेमा देखा होगा, भूल भुलैया, तो उसमें अवनी सिंह को मारना चाहते हैं, वो भूत जो रहता है ना, वो तो आमी तुम्हाके रक्त पान करबो, तुम्हाके छाड़बो नहीं, आमी जे तुम्हार सो दो जे आमी। तो अवनी सिंह टाइटल लिखिए। अवनी अवनी सिंह, NI है उधर, अवनी सिंह। अब स्टार्टिंग कोई रूलर होगा तो वो सबसे पहले कौन सा काम करेगा? अपने जो एम्पायर, जो छोटा सा स्टेट है उसको एक्सटेंड करेगा, विस्तारित करेगा, तभी तो एक बड़े राजा बनेगा। अभी तो ये क्या था, इसके पास छोटा सा जमीन था, यानी कि जिसको फ्यूडल कहो, एक एरिया था, उसी को इन्होंने आज़ाद करा दिया। अब बड़ा शासक बनेगा, एक बड़ा राज्य बनाएगा, तो स्टेट का ये क्या करेगा, अपने राज्य को एक्सटेंड करेगा। तो लिखेंगे एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर, साम्राज्य का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर। तो जहां पे ये देखिए एरिया है इस जगह, तो अभी हमने संगम डायनेस्टी नहीं पढ़ाया है, कल ही मैंने बोला था कि आप लोग पढ़ के आइएगा। तो देखिएगा यही पल्लवों का एरिया है, और यहाँ पे जब संगम, इनिशियल संगम आप पढ़ते हैं 300 BC से 300 AD के बीच, तो वहाँ देखिएगा इस जगह पे कई छोटे छोटे शासन था। इस जगह पे चेर था, नहीं, यहाँ पे पांडे था, और ये वाला एरिया में चोला था। अब देखिए ये सब जो थे ना, कई लोग मानते हैं कि ब्राह्मण धर्म को मानने वाले स्टेट था, छोटा छोटा स्टेट था जो हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म को मानते थे। लेकिन इस क्षेत्र में एक बड़े शासक हुए, वो बौद्धिस्ट थे, जिसका नाम था कालभ्र। कालभ्र, और बड़ा ही खतरनाक। जैसे ही ये लोग डिक्लाइन की अवस्था में थे, इन लोगों के समय में देखिएगा ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा था। बीपीएससी ने यहाँ से पूछा हुआ है कि रोमनों के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड इनमें से किन शासन के दौरान था? ऑप्शन में था कुषाण, चेर, और दो गो और आलतू फालतू वाला ऑप्शन था। तो इसमें दो में लोग फंस गया था एग्जाम में, कि रोमनों के साथ भी, कुषाणों के साथ भी रोमनों का बहुत ज़्यादा ट्रेड था, और उससे भी ज़्यादा चेरों के साथ ट्रेड था। और ये 66 या 67 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब मैक्सिमम लोग जो है दोनों में बट गए। जिसने चेर, ऑप्शन भी ऐसा नहीं था कि इनमें से एक से अधिक कर रहे हैं। कुछ लोग, बहुत सारे लोग थे जिसने कि जोखिम लेते हुए इनमें से एक से अधिक किया, लेकिन बाद में बीपीएससी ने बदमाशी कर दिया। पहले चेर आंसर दिया, फिर कुषाण दे दिया, यानी कि दोनों में से दोनों जिसने मारा था गलत हो गए। तो कई बार आप जानते हुए भी नसीब के भरोसे हो जाते हो। बीपीएससी की यही आदत है, और इसमें बहुत सारे लोगों को प्रीलिम्स हुआ है, इसके बावजूद भी आंदोलन पर बैठा हुआ है बीपीएससी के हरकत की वजह से। क्योंकि वो ठीक है, जिसने पास किया नहीं किया वो तो अलग मैटर है, लेकिन इसमें एथिकली लोगों को समर्थन देना चाहिए, नैतिक रूप से, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज का कोई गेम ही नहीं है। कुछ लोग 2-4 मार्क्स से इसलिए छट गए क्योंकि क्वेश्चन उसका चेंज कर दिया। अगर सही क्वेश्चन जो जान रहे थे उसको उन्होंने गलत आंसर दे दिया। तो अब क्या करें, मास्टर भी क्या कर सकता है, किताब भी क्या करे। रामशरण शर्मा ने लिख के दे दिया है, तो सही पढ़ भी रहा है, लेकिन उसको मानने को कहाँ तैयार। 64वीं में एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ कहाँ पे मुलाकात की थी? ऑप्शन था आरा, जगदीशपुर, सारण, सिवान, पटना। 99% लोग जो है आरा मारा, कौन नहीं जानता है भाई?
हाँ, और बीपीएससी ने आंसर जांच करवाया पटना। सब लोग एकदम फायर हो गया कि यार तुमने तो एकदम पूरा दुनिया बदल दी, जज्बात बदल दिया। नहीं वो आता है, सारे लोगों ने ऑप्शन चैलेंज किया कि आप सर ये मेरा रेफरेंस है, सारे किताबों में यही है। इसके बावजूद भी उसने आंसर को चेंज नहीं किया। ये लोग चले गए कोर्ट। कोर्ट में ललित बाबू, ललित किशोर वकील हैं बीपीएससी के, उन्होंने जज साहब को कहा कि सर आप हिस्ट्री के थोड़ो ना जानकार हैं, आप तो जज साहब हैं, आपने लॉ पढ़ा है, हिस्ट्री थोड़ो ना पढ़ा है। बोले कि सही बात है। बोले एक्सपर्ट को बुलाओ। जहाँ एक्सपर्ट की बात आती है बीपीएससी जीत जाता है, एक्सपर्ट को दे देता है। और इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने लॉजिक रखा, लेके गए एक्सपर्ट को इम्तियाज अहमद सर, जिसकी किताब आप लोग पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि जो सैनिक थे दानापुर रेजिमेंट के, मानसिक रूप में तो पटना ही मिल गए थे, वो शारीरिक रूप से एप्रीहेंशन वहाँ पे था। हाँ, तो मानसिक रूप से आप लोग भी प्रधानमंत्री हैं, शारीरिक रूप से मोदी जी हैं, रहने दीजिए। तो ये जो यहाँ पे चेर भी है, चोल भी है, पांडे है, और एक मैंने क्या नाम लिखा है, कालाभ्रा। ये कब की बात है? तो पांडे से पहले, जबकि संगम शासन चल रहा है। और संगम शासन को कमजोर किया था इसने, कालाभ्रा ने। बड़ा ही ताकतवर था, इससे युद्ध करना बड़ा मुश्किल था, बदिष्ट थे। और फिर जब ये डिक्लाइन हुए तो इन सारे लोगों को पराजित करके पल्लव आगे बढ़े, जिसमें सबसे प्रमुख कंट्रीब्यूशन है किसका? श्री विष्णु का। समझ में आ गया? चलो लिखो। He had defeated Kalabhra, चोला, पांड्या, चेर एंड सिंहली। सिंहली माने ये जो थोड़ा सा लटका हुआ है, सिंहली, जिसको श्रीलंका कहा जाता है। श्रीलंका का पुराना नाम सिंहली। चेरा एंड सिंहली, इन्होंने कालाभ्र, चोल, पांड्य, चेर और सिंहली को पराजित किया। नीचे लिखेगा चोल को पराजित करके, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में चोल की राजधानी उरायूर हुआ करता था। बाद में इसकी राजधानी उन्होंने चेंज भी किया था, और उसमें एक छोटा सा शहर इन्होंने बसाया था, चोलपुरम। उरायूर से चोलपुरम, फिर बाद में उसने कैपिटल को ट्रांसफर भी किया था। तो जब इस पर अधिकार किया तो पल्लवों ने, क्योंकि मेन रीजन यही था इसका, चोला वाला ही रीजन था, और इसके चोलपुरम शहर जो था, जो उसका प्रमुख जो सेंटर था, उस पर इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया, कैप्चर कर लिया, अधिकार कर लिया। तो लिखेंगे ही डिफीटेड द चोला एंड कैप्चर्ड चोलपुरम या चोलमंडलम, सीधे लिखो चोलमंडलम या चोलामंडलम। इन्होंने चोल को पराजित कर चोल मंडल पर कब्जा कर लिया। आज इसके नोट्स में नहीं है, पुराने वाले में उसमें ऐड कर लीजिएगा। इन्होंने चोल को पराजित कर किस पे कब्जा कर लिया? ये किसने ये कार्य किया है? सिंह विष्णु ने, क्योंकि इनिशियल शासक है, साम्राज्य इसको बनाना है, तो ये हराएगा तभी तो अपना एक राज्य का निर्माण कर पाएगा। लेकिन इनके शासन काल में पूछा जाता है कि ये किस धर्म को मानने वाले थे। रिलीजन में लिख लीजिएगा, हेडिंग में डाल दीजिएगा धर्म, रिलीजन, वैष्णव। चलिए, ये धर्म को मान लिया वैष्णव, तो उससे रिलेटेड कोई मंदिर वंदिर बनाएगा, टेम्पल वगैरह। हाँ, तो एक टेम्पल बनाया था। विष्णु ने कुछ अवतार भी लिया था, पता है कि नहीं?
10 अवतार लिए थे, इसलिए 10 अवतार भी कहा जाता है। 10 अवतार में एक अवतार था बराह अवतार, बराह माने सुअर, ठीक है। तो दक्षिण भारत में ये चीज का बड़ा महत्व है। वहाँ पे देखिए विष्णु के कई रूप दिखाए गए हैं, तो सुअर, मछली, ये सारे अवतार लेते रहे हैं। तो ये हालांकि एक बड़ा सिंबॉलिक अच्छा चीज़ था। जब कभी आप लोग ऐसे लिखोगे जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड या पर्यावरण से रिलेटेड और भारत के द्वारा जो प्रयास है, तो इसको हिस्टोरिकल एफर्ट भी आप कह सकते हो कि भारत में जो अभी वर्तमान में प्रयास चल रहा है तो चल ही रहा है, लेकिन प्राचीन काल से भी हम लोगों ने जो पर्यावरण और उससे रिलेटेड जो जीव जंतु थे उसमें हमने भगवान देखा है। जैसे सुअरों को भी हमने भगवान माना, मछलियों को भी भगवान माना, और जो खतरनाक से खतरनाक जो की स्टोन एनिमल है, की स्टोन समझते हैं, मतलब जो वो जानवर नहीं रहेगा तो आप उस जानवर से आप ये देख सकते हो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी कितनी है। मान लो कि शेर और बाघ यदि जंगल से खत्म हो जाए तो इसका मतलब है कि उनके आहार श्रृंखला खत्म हो चुके हैं, फूड चेन, यानी कि हिरन भी खत्म हो गया और जो भी उसको जिसको खा सकता था वो नहीं है, तभी तो भूखा रख के मर जाएगा। यानी कि जहाँ पे नेचुरल क्लाइमेटीज है, जहाँ पे वो वहाँ पे एडजस्ट कर सकता है। अफ्रीका में हाथी होता है और शेर होता है, और अफ्रीका से हाथी और शेर सवाना के लैंड से खत्म हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका खाने वाला सारा चीज खत्म हो गया। तो इससे पूरा, क्योंकि इतने हमारे फूड चेन में जीव जंतु है, सबका डेटा कलेक्शन कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ की स्टोन एनिमल होता है जिसके उपस्थिति से हम पता कर पाते हैं कि उस जानवरों की, मतलब जो जिसपे ये डिपेंडेबल है उसकी संख्या है कि नहीं। जैसे एक की स्टोन एनिमल है आपका बाज और सांप, और बाज यदि समाप्त हो गया है तो उसके लिए कुछ केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल है। डाइक्लोफिनॉल नामक एक दवाई है जो, मतलब खास करके जो दर्द निवारक जो दवाई खाते हैं ना, जहाँ दर्द उर्द के लिए जो पेन किलर लोग लेता है, तो उसमें ये पाया जाता है। हाँ हाँ हाँ, जानवरों को भी दिया जाता है, इंसान भी। तो इंसान को तो चलो हमारे यहाँ संस्कार होता है, उसको जला दिया जाता है या तो धरती के अंदर गाड़ दिया जाता है, तो उसको बाज तो नहीं खाएगा ना। लेकिन जो जानवर वगैरह को जो ये दवाई लगाया जाता है तो उसको क्या करता है, जो मरता है तो फेंक दिया जाता है। उसके लिए तो अंतिम संस्कार नहीं है ना, कि कोई जानवर को देखें कि आपको जलाया है या तो गड़ा है। जो उस और उसी चीज़ को ये क्या करता है कि भक्षण करता है बाज। इसलिए देखिएगा उसका प्रजाति अब एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। जो हमारा की स्टोन था तो उसका तो एक मतलब मानवीय कारक है उसको समाप्त करने में। लेकिन हमारे नेचर से यदि सांप, स्नेक समाप्त हो जाए तो समझ लो कि मेढक भी समाप्त हो गया। छोटे छोटे जो आपका जो कीट उट है, इंसेक्ट्स, जिसको खा करके सांप लोग जीवित होता है, वो समाप्त हो गया। तो ये की स्टोन वही होता है। तो हम लोगों ने देखो की स्टोन एनिमल को भी भगवान का अवतार बता दिया। जैसे दुर्गा माँ की सवारी कौन, शेर। भोले बाबा के गर्दन पर कौन, सम्राट अशोक ने कहा कि हम प्रत्येक जीव जंतु पेड़ पौधे सबको जो है संरक्षण करेंगे। प्रथम शासक, इसने आदमियों के साथ साथ जीव जंतुओं के लिए भी हॉस्पिटल खोला था। तो ये प्रारंभिक प्रयास है कि नहीं, कि दुनिया को हम, इसलिए वैश्विक गुरु नहीं थे, हम जितना बोलते थे उतना हमारे आज भी कल्चर में है। और यदि हम इस तरह आगे बढ़े तो निश्चित है कि हम पर्यावरण के साथ अच्छे संतुलन बना करके चले आएंगे। हालांकि हमने जंगलों से बाहर निकल लिया है, लेकिन जंगल की जो स्वभाव है आज भी हम नहीं भूले हैं। आज भी हम जानवरों के साथ अच्छा कोरिलेशन बना करके रह सकते हैं, शहरों में भी। समझ में आया? ये आप लोग ऐसे में लिखोगे। हम ये क्यों बोले, क्योंकि इन्होंने आदि वराह का टेम्पल बनाया था। आदि वराह माने विष्णु का अवतार है, और ये सुवर का अवतार है। सुवर के रूप में भगवान विष्णु अवतरित हुए थे दक्षिण भारत में। तो लिखोगे, ही बिल्ड द आदि वराह टेम्पल इन मल्लापुरम। He built the Adi Varaha
द आदि वराह टेम्पल इन मल्लापुरम। इन्होंने मल्लपुरम में आदि वराह की मंदिर का निर्माण करवाया। चलिए, ये पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी ने कई बार पूछा है कि इनके दरबार में एक प्रसिद्ध पोएट रहते थे, कवि रहते थे। देखिएगा, कोर्ट पोएट, दरबारी कवि, दरबारी कवि, क्या नाम था? भारवी। भारवी, देखो 67 में बीपीएससी में पूछा हुआ है, भारवी। और जो ये भारवी थे ना, इनके साहित्य को भी पूछा जाता है, भारवी। इसका साहित्य का नाम है किराता अर्जुनियम, किराता अर्जुनियम। हिंदी में लिखिएगा ऐसे, किराता अर्जुनियम, और अंग्रेजी में लिखिएगा किराता जूनियम, जे से स्टार्ट है, किराता अर्जुनियम। किसने लिखा था ये? भारवी ने लिखा। किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु जी। चलो, अब इसके बाद इनके एक पुत्र हुए जिसका नाम था महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन महेंद्र वर्मन। इनका टाइम पीरियड लिख लीजिएगा, महेंद्र वर्मन फर्स्ट कर दीजिएगा, और टाइम हो जाएगा 600 से लेकर के 630। बड़ा ही पढ़े लिखे व्यक्ति, बड़ा ही विद्वान शासक, शांति प्रिय, आर्किटेक्ट में बड़ा ही पसंद करने वाले लोग, पहाड़ों को कटवाकर मंदिर बनाने वाले, और एक नई जो आर्किटेक्ट स्टाइल को इन्होंने डेवलप किया, खास करके टेम्पल जो बिल्डिंग में। हाँ, सब बोर्ड पर थोड़ा देखना भी है, ठीक है। तो इन्होंने मंदिर का एक नए निर्माण शैली को इन्होंने आरंभ किया, जन्म दिया, जिसको द्रविड़ टेम्पल आर्ट कहा जाता है। कहा जाता है द्रविड़ जो टेम्पल आर्ट है, इसका विकास पल्लव शासन काल से ही माना जाता है। नागर शैली का विकास गुप्ता, बेसर शैली का विकास चालुक्य, चालुक्य पिछले क्लास में पढ़ा है, और बेसर को ही चालुक्य स्टाइल ऑफ टेम्पल कहा जाता है, नहीं? तो ये चीज, तो बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति, शांति प्रिय, साम्राज्य इनके पिताजी ने थोड़ा बहुत बना दिया था, शिव विष्णु। तो लिखिएगा, सबसे पहले तो पहचान इसको ये दे दिए कि सन ऑफ सिंह विष्णु, सिंह विष्णु के पुत्र थे, सन ऑफ सिंह विष्णु, सिंह विष्णु के पुत्र थे। और ये लिख सकते हैं कि पल्लव वंश के प्रथम ग्रेट रूलर थे। लिखिएगा, फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, पल्लव वंश के प्रथम महान शासक थे, फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। इसके बारे में थोड़ा बड़ाई कर दीजिए। ही वॉज ए ग्रेट बिल्डर, ही वॉज ए ग्रेट बिल्डर, कॉमा पोएट एंड म्यूजिशियन। वे एक महान निर्माता, कवि और संगीतकार थे। वे एक महान निर्माता, कवि और संगीतकार थे। अब जब महान संगीतकार थे तो इन्होंने कहीं से शिक्षा उक्षा भी लिया होगा संगीत का,
उस जमाने में दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े संगीतकार ए आर रहमान बोल रहे हैं, रुद्राचार्य हुआ करते थे। दक्षिण भारत के ही हैं ए आर रहमान, ठीक है। अरे वो जानबूझ के कभी कभी बोलते हैं। तो ए आर रहमान दक्षिण भारत के ही हैं, बड़ा अच्छा अच्छा संगीत देते हैं। ये आपका मिल जाता है, उनको ऑस्कर मिल जाता है। जय हो में उन्हीं को ऑस्कर मिला है ना अभी। और एक और संगीत को मिला है, ये पिछले साल ही एक सिनेमा आया था RRR का, उसमें वो गाना था नाटू नाटू वाला भी। हाँ, तो ये सब आपको करंट के लिए देखना है। तो रुद्राचार्य एक बहुत बड़े संगीतकार थे और उनसे ही शिक्षा इन्होंने लिया था। तो लिखिएगा, he took music lesson from रुद्राचार्य। इन्होंने रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी। he took music lessons from रुद्राचार्य। हो गया। चलिए, इसके अलावे इन्होंने कुछ टाइटल वगैरह लगाया था अपने नाम में, तो लिखिएगा टाइटल यानी उपाधि। तो क्या क्या टाइटल था? बड़ा प्रसन्नचित्त रहने वाले व्यक्ति थे। मत विलास इन्होंने टाइटल लगाया था, मत विलास, मत विलास, मत विलास। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, मत विलास प्रहसन, कॉमेडी था, उसको लिखा था, तो हम लिखवाएंगे उसका नाम। और एक विचित्र चित्र का इन्होंने उपाधि धारण किया था, विचित्र चित्र। हाँ, विचित्र चित्र, चित्त कहो या चित्र कहो एक ही है। इसके बाद फिर एक गुणधर या गुणभर, ये भी टाइटल था उनका, गुणभर, ये सब उनका टाइटल था। कुछ किताब का नाम लिख लीजिए जिसने लिखा था इन्होंने। देखिए, फेमस बुक ऑफ महेंद्र वर्मन की प्रमुख किताब, प्रसिद्ध किताब। पहला का नाम तो हमने टाइटल से ही बता दिया था, मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन। और दूसरा लिखिएगा भगवत जुक्यम, भगवत, क्योंकि वैष्णव धर्म को मानने वाले थे इनके पिताजी, उनका प्रभाव तो रहा होगा। भगवत जुक्यम, मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन, भगवत जुक्यम। साउथ का नाम है तो थोड़ा टेढ़ा तो रहता ही है। तो अब दो किताब लिखा था, कौन कौन? मत विलास प्रहसन और भगवत जुक्यम। ऐसे भी याद कर सकते हो कुछ निमोनिक्स लगा करके, जिसके इनके पिताजी वैष्णव थे, वैष्णव को भागवत कहा जाता है ना, तो भगवत से कोरिलेट कर दीजिए। हालांकि एग्जाम में इतना निमोनिक्स याद रहता नहीं है, वो तो किताब दो वही है, उसको रट लेना है और क्या है बस। इसके अलावे हमने बताया कि इनके कंटेम्प्रेरी कौन कौन थे। फेमस जो कंटेम्प्रेरी इसके जो समकालीन थे वह थे आपका राष्ट्रकूट जो बतापी के शाखा के बहुत बड़े महान शासक हुए, पुलकेशिन सेकेंड। और पुलकेशिन सेकेंड ने इसके राजधानी कांचीपुरम पर अटैक किया था और इसको पराजित करके इसकी हत्या भी उन्होंने कर दी थी, और कल के ही क्लास में हमने बताया था इसको, नहीं? तो लिखिएगा कंटेम्प्रेरी, समकालीन। समकालीन कौन होंगे? पुलकेशिन सेकेंड।
और जब इसके समकालीन होंगे तो निश्चित है इन दोनों के बीच में बैटल होगा। लिखिएगा बैटल बिटवीन महेंद्र वर्मन एंड पुलकेशिन सेकंड। बैटल बिटवीन महेंद्र वर्मन एंड पुलकेशिन सेकंड। महेंद्र वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच संघर्ष। हम इतना ही सिर्फ लिखाएंगे क्योंकि पिछले क्लास में हमने लिखा दिया था कि इनको मार दिया था, लिखाए थे ना चालुक्य वाले। तो इसको यहाँ पे दोबारा एक ही चीज को लिखवाना अच्छा बात नहीं है, आप लोग उसका कर दीजिए। चलिए, इनका रिलीजन क्या था? इनके पिताजी तो वैष्णव थे, लेकिन ये बन गए शैव। और शैव किसके प्रभाव में आकर के बन गए कि एक अपार जो है बहुत बड़े शैव संत थे। देखिए, दक्षिण भारत में दो सेक्ट हुआ करता था, एक वैष्णव और शैव। वैष्णव के जो संत होते थे, मॉन्क होते थे, उसको अलवारा कहा जाता था, अलवार। और जो शैव को मानने वाले जो मॉन्क होते थे, साधु संत, उसको क्या कहा जाता था? नैनार। नैनार की संख्या 63 हुई, 63। और अलवार की संख्या मॉन्क में 12 हुई। तो उसी में से 63 तो बड़ा याद करना बड़ा मुश्किल है। तो उसमें से एक व्यक्ति का नाम अप्पार जो है वह बड़ा फेमस ये संत थे शैव के, उसको याद रख लीजिएगा। तो अप्पार के ही प्रभाव में आकर के महेंद्र वर्मन वैष्णव से क्या बन गए? शैव। लिखिएगा, रिलीजन करके लिखिए, धर्म। ही बिकेम ए शैवैत he became a Shaivat under the influence of monk Appar. Became a Shaivat under the influence of monk Appar. शैव संत, या तो ऐसे लिख सकते हैं अपार के प्रभाव में आकर महेंद्र वर्मन शैव बन गए। अपार के प्रभाव में आकर महेंद्र वर्मन शैव बन गए। He became a Shaivat under the influence of monk अपार। चलिए, हो गया ये धर्म वाला भी क्लियर। कहा जाता है आर्किटेक्ट के क्षेत्र में भी इन्होंने दिलचस्पी लिया था, क्योंकि इसके परिचय में ही हमने लिखा है कि एक ग्रेट बिल्डर भी थे, महान निर्माता। तो ये बिल्डिंग किस चीज़ का करेंगे? कुछ चीज़ तो बनाएंगे। तो लिखिएगा आर्किटेक्ट या आर्किटेक्चर, हेडिंग डाल दीजिएगा स्थापत्य। आर्किटेक्ट, स्थापत्य। और इन्होंने क्या किया था, कैसा मंदिर बनाया था कि ईंट बालू इसको इस्तेमाल नहीं किया था। ये पर्वत होते थे ना, पत्थर, रॉक, चट्टान, उसी को कटवा करके ये मंदिर बना देते थे। और इसलिए इसके नाम इस तरह से जब मंदिरों को इन्होंने बनवाया, खास करके ये शैव हो गए थे, शैव से ज़्यादा रिलेटेड मंदिर हुआ होगा, तो इसके मंदिर के एक नए स्टाइल का नाम दे दिया गया। द्रविड़ के अंदर 4 फेमस स्टाइल है। द्रविड़ तो एक फेमस टेम्पल स्टाइल तो है ही, उसमें उसको कह सकते हैं ये उप शैली, जिसको आप कह सकते हो सब स्टाइल। तो उसमें एक है महेंद्र वर्मन स्टाइल, दूसरा है नरसिंह वर्मन स्टाइल, तीसरा है आपका राजसिंह स्टाइल, राजसिंह शैली, और एक है आपका अपराजित वर्मन या नंदी वर्मन स्टाइल। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो अभी दिखाते हैं। अरे अभी द्रविड़ शैली का हमने बताया ना कि मंदिर बनाने के भारत में कितना स्टाइल है? 3 गो। तीनों के कई उपशैलियां हैं। उपशैली मतलब समझते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो बिहार में 2 गो उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बिहार में 2 गो उप मुख्यमंत्री, 2 को नहीं है उप मुख्यमंत्री। अरे वाइस चीफ मिनिस्टर, हाँ
अरे विजय, क्या नाम है, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। तो उसी प्रकार से जो शैली होते हैं उसके कुछ उपशैलियाँ होता है, और उपशैली इन्हीं लोग के नाम पे रखा गया था। ठीक है, तो जब इन्होंने मंदिर बनाया, इसी के नाम से एक द्रविड़ आर्ट में नाम जोड़ दिया गया, महेंद्र वर्मन स्टाइल ऑफ टेम्पल। समझ गए? उसको लिखा देते हैं। देखिएगा, ही बिल्ड ए टेम्पल बाय कटिंग मोनोलिथिक रॉक। ही बिल्ड ए टेम्पल बाय कटिंग मोनोलिथिक रॉक इन महाबलीपुरम, या मल्लपुरम भी लिख सकते हो। कटिंग मोनोलिथिक रॉक इन महाबलीपुरम which is called महेंद्र वर्मन स्टाइल। इन्होंने एकास्म पत्थरों को कटवाकर, इन्होंने एकास्म का मतलब एक ही पत्थर, जॉइंट पत्थर नहीं, विच इज कॉल्ड महेंद्र वर्मन स्टाइल। इन्होंने एकास्म पत्थरों को कटवाकर महाबलीपुरम में एक मंदिर का निर्माण करवाया। महाबलीपुरम में एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे महेंद्र वर्मन स्टाइल या शैली कहा जाता है। फिर से बोल देते हैं, ही बिल्ड ए टेम्पल बाय कटिंग मोनोलिथिक रॉक इन महाबलीपुरम विच इज कॉल्ड महेंद्र वर्मन स्टाइल। हो गया। ये साहित्यकार थे, तो एक एग्जाम्पल किताब का डाल दिए। संगीतकार बोलते हैं, पोएट कवि थे, तो दो गो किताब का नाम डाल दिए। कौन कौन? एक नाम था मतविलास प्रहसन, एक का नाम था भगवत जुकियम। संगीतकार, संगीत के प्रेमी थे, तो इसके गुरु जी का नाम डाल दिए। इसके गुरु जी कौन थे? रुद्राचार्य। ठीक है, ये किसके प्रभाव में आकर के शैव धर्म को मान लिए थे? अपार के इन्फ्लुएंस में आकर के। बिल्डर थे, तो कुछ एक एग्जाम्पल डाल दिए। क्या किया था इन्होंने? एकाश में बड़े बड़े पत्थरों को कटवा करके क्या बनाया था? मंदिर बनाया था। और इस मंदिर शैली का क्या नाम रखा गया? महेंद्र वर्मन शैली। चलो, और ये बड़े ग्रेट फाइटर नहीं थे, क्योंकि ये देखो कला के प्रति इनका प्रेम है, धर्म के प्रति प्रेम है, आर्किटेक्ट के प्रति प्रेम है, तो ये पुलकेशिन सेकंड से लड़ पाएगा? वो तो बड़ा साम्राज्य विजेता है ना पुलकेशिन, उसने हर्ष को भी हराया हुआ है नर्मदा नदी के किनारे, तो इसको तो मारेगा ही। और ऐसा ही किया था, जो कि हमने पहले ही लिखा दिया है। तो हमने लिखाया यहाँ पे, थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया कि पुलकेशिन सेकंड और महेंद्र वर्मन बीच के क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। अगला लिखिएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिम्हा, अच्छा उल्टा लिखा, हाँ नरसिम्हा, एच यहाँ पे है। वर्मा 630 से लेकर 630 था ना? यस। हाँ, 668। प्रथम ग्रेट रूलर कौन हुए थे पल्लव के? महेंद्र वर्मन। जब एक ग्रेट रूलर किसी डायनेस्टी में हो जाता है, तो एक उसमें से निश्चित होता है कि बहुत बड़े पावरफुल रूलर होता है, फाइटर होता है। और ये क्यों नहीं फाइटर हो? क्योंकि इनके पिताजी को मार दिया है किसने? पुलकेशिन ने। और छोटा सा कांची वाला ही क्षेत्र छूटा हुआ है, सारा राज्य पर किसने अधिकार कर लिया? चालुक्यों ने कर लिया। और जो भी शेष बचा हुआ था उसके भाई विष्णुवर्धन को दे दिया था, बेंगी वाला क्षेत्र। और वहाँ पे देखो चालुक्य का बेंगी से राजवंश चल रहा था, तो इससे बदला भी तो लेना था। और इसी वजह से बाप का बदला लिया बेटा, तो सन ऑफ, लिखिए नीचे, सन ऑफ महेंद्र वर्मन। किसका बेटा था ये? महेंद्र वर्मन। और नीचे लिखिएगा, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी।
सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, पल्लव वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। और इसका राज्य क्षेत्र जो है ना, एम्पायर, और इतना बड़ा इन्होंने बना लिया कि इसका राज्य क्षेत्र आपका हो गया, कहा जाता है कि ये चारों दिशाओं में, बतापी पर कब्जा कर लिया, यानी नर्मदा नदी, और दक्षिण वाला तो आपका पाटन का है ही, मतलब चारों दिशाओं में। इसलिए ये कह सकते हैं कि चतुर्दिक इनका विस्तार हुआ साम्राज्य का। तो पहले इसको लिख लेते हैं और फिर उसका बता देंगे कहां से कहां तक। लिखिएगा, ड्यूरिंग हिज रीजन द एम्पायर स्प्रेड इन ऑल 4 डायरेक्शन। ड्यूरिंग हिज रीजन द एम्पायर स्प्रेड इन ऑल 4 डायरेक्शन। इनके शासनकाल में चारों दिशाओं में साम्राज्य फैला। ड्यूरिंग हिज रीजन द एम्पायर स्प्रेड इन ऑल 4 डायरेक्शन। इनके शासनकाल में चारों दिशाओं में क्या हुआ? राज्य फैला। एग्जाम्पल, देखिएगा ना, एग्जाम्पल डालेंगे दैट इज करके, बिटवीन नर्मदा टू एकदम साउथ में चले जाएं तो वेगाई, पेन्नार, ये सब नदी आता है। या तो एक तरह से कह सकते हो यहाँ पे कन्याकुमारी ही लिख दो, कन्याकुमारी बेस्ट होगा। नर्मदा टू एकदम सुदूर पॉइंट आपका क्या है? कन्याकुमारी ही है साउथ में, नर्मदा से कन्याकुमारी के बीच। किसका साम्राज्य था? नीचे लिख सकते हैं, लिखिए, ही डिफीटेड पुलकेशिन सेकेंड एंड किल्ड हिम। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसे मार डाला। इन्होंने पुलकेशिन सेकेंड को पराजित कर उसे मार डाला। और उसके नीचे लिख सकते हैं, आल्सो कैप्चर्ड बतापी। आल्सो वतापी, और बतापी पर कब्जा भी कर लिया। और फिर कौन सा टाइटल लगाया? बतापी कोंड। तो नीचे टाइटल लिख करके, उपाधि लिख करके लिखेगा बतापी कोंड। बतापी कोंड। कुंड, वतापी कुंड, वतापी कुंड। हो गया? आगे लिखिएगा, जब ये पुलकेशिन सेकेंड पर, जब ये पुलकेशिन सेकेंड पर अटैक कर रहे थे, इस दौरान श्रीलंका, क्योंकि कन्याकुमारी तक तो इनका शासन था ही, और इनके दादाजी ने ही श्रीलंका को अपने कब्जे में थोड़ा ले लिया था, सिहली को डिफीट भी किया था। तो श्रीलंका के उसमें एक शासक थे जिसका नाम था मान वर्मा। और मान वर्मा अपने राजशाही अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा था यहाँ पे श्रीलंका में। वो भी चाहते थे कि श्रीलंका में हमें राज्य मिले,
क्योंकि वहाँ पे किसी दूसरे का शासन था। इसलिए इन्होंने श्रीलंका के मान वर्मा से हेल्प लिया था पुलकेशिन सेकंड के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए, और इन्होंने मदद किया था। और फिर बाद में जब बतापी पर अधिकार कर लिया किसने, नरसिंह वर्मा फर्स्ट ने, तो बाद में मान वर्मा को श्रीलंका का शासक भी बनवाया। तो ये कहानी, तो नीचे लिखिएगा, श्रीलंकन रूलर मान वर्मा हेल्प द बतापी कैंपेन। श्रीलंकन या सिंहली रूलर मान वर्मा हेल्प्ड इन द बतापी कैंपेन। बतापी अभियान में श्रीलंका के शासक, बतापी अभियान में श्रीलंका के शासक मान वर्मा ने, बतापी अभियान में श्रीलंका के शासक मान वर्मा ने मदद किया था। नीचे लिखिएगा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट also helped मान वर्मा to rule the state। नरसिंह वर्मन फर्स्ट also helped मान वर्मा to rule the state। मान वर्मा को राजगद्दी दिलाने में, मान वर्मा को राजगद्दी दिलाने में नरसिंह वर्मन ने भी मदद किया था। मान वर्मा को राजगद्दी दिलाने में नरसिंह वर्मन ने भी क्या किया था, मदद किया था।